जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एके में। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि बेसिकली आपकी ओटो स्मिथ द्वारा दिया गया था। और रही बात हमारे नए व्यूवर्स की, तो उनको मैं बता दूँ कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज सविंद्र सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक फिजिकल ज्योग्राफी को कवर कराऊँगा और इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि जब आप किताब पढ़ने जाओगे तो आप किताब के अंदर दी गई टॉपिक लाइन वाइज इजीली समझ में आ जाए। तो बस इतना यार, शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ओटो स्मिथ, अ रशियन साइंटिस्ट, proposed his interstellar dust hypothesis in 1943 to explain the complex problem of the origin and characteristic of the solar system and the earth। यानी कि आपकी जो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस थी वो बेसिकली ओटो स्मिथ द्वारा दिया गया था, जो कि आपके एक रशियन साइंटिस्ट थे। और जिस साल इन्होंने ये थियोरी प्रपोज की थी वो साल था आपका 1943। ठीक। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर of this hypothesis is that the earth and the solar system have been taken to have been formed from gas and dust particle। यानी कि इस हाइपोथेसिस का सबसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि हाइपोथेसिस जो है ये कहती है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है और जो अर्थ है वो बेसिकली आपका गैस और डस्ट पार्टिकल से बने हैं, पर उसका जो ओरिजिन था, आपका जो जेनेसिस था उसका, वो स्मिथ द्वारा नहीं एक्सप्लेन किया गया था। ठीक। द साइंटिफिक रिसर्च अबाउट द यूनिवर्स हैव गिवन एम्पल एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल नोन एज गैस एंड डस्ट क्लाउड इन द यूनिवर्स। यानी कि साइंटिफिक रिसर्च कई हुई, उसके बाद उस रिसर्च से ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे जो यूनिवर्स है उसके अंदर एक ऐसे मैटर प्रेजेंट है जो कि हम देख नहीं सकते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपने यूनिवर्स में हम जितना भी आज देखते हैं वो सिर्फ कुछ ही परसेंट हैं, और उसके मैक्सिमम परसेंट आज तक हम अभी आंखों से अभी तक देख नहीं पाए, उसके बारे में हम अभी जानते नहीं हैं, और उस मैटर का नाम दिया गया डार्क मैटर। तो इस थ्योरी में इंटरस्टेलर थ्योरी में ओटो स्मिथ का ये कहना था कि जो डार्क मैटर थे वो आपके बेसिकली गैस और डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट थे, जिसे हम गैस और क्लाउड डस्ट के नाम से यूनिवर्स में जानते हैं। ठीक। दो स्मिथ डिड एक्सप्लेन द मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस डार्क मैटर, बट इट मे बी सेफली अज्यूम्ड दैट दिस गैसियस क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल माइट हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ स्टार एंड मेटियोर। हालांकि स्मिथ ने ये तो बता दिया कि आपके जो डस्ट पार्टिकल थे और गैसियस पार्टिकल मैटर थे आपके बेसिकली वो आपके क्या बोलते हैं, डार्क मैटर से आए थे। पर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि चलिए हम मान लेते हैं, एक सेफली एज्यूम कर लेते हैं कि आपके जो डस्ट पार्टिकल और तो गैसियस पार्टिकल आए थे वो बेसिकली आपके स्टार और मीटियोर से आए थे। ठीक। अकॉर्डिंग टू द इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, आवर सन ड्यूरिंग इट्स गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन कैप्चर्ड द डार्क मैटर ऑफ द यूनिवर्स। यानी हमारा जो सन था, देखिए हमारा जो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो सारे प्लैनेट हैं वो आपके सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और रोटेट भी करते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जो सन है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और रोटेट करता है, और उसी रिवॉल्यूशन का नाम यहाँ पे गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन दिया गया है। ठीक। तो ऐसा कहा गया कि जब रिवॉल्व कर रहा था तो वो ऐसे स्थान पे पहुँचा कि वो आपका जो यूनिवर्स के चारों तरफ डार्क मैटर प्रेजेंट थे आपके बेसिकली गैस और क्या बोलते हैं डस्ट के फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं, इसे सन ने, हमारे सूर्य ने कैप्चर कर लिया था। ठीक। द डार्क मैटर ऑफ गैसियस क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल हैड देयर ओन एंगुलर मोमेंटम। यानी उनके पास पहले से ही एक मोमेंटम प्रेजेंट थी खुद की, यानी कि वो खुद पहले से एक स्थिर जगह पर रुके नहीं हुए थे, यानी स्टेबल नहीं थे। उनके अंदर ऐसा नहीं था कि पहले से कोई मूवमेंट नहीं था, उनके अंदर पहले से ही कोई मूवमेंट हो रही थी। ठीक। The dark matter, after being attracted by the sun during its galactic revolution, started revolving around the primitive rotating sun।
तो जब अपना हमारा जो सूर्य था वो कि जब कैप्चर कर लेता है उस डार्क मैटर को, तो होता क्या है, वो डार्क मैटर आपके सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगते हैं। दिस डार्क मैटर वेयर कॉल्ड इंटरस्टेलर डस्ट बाय स्मिथ, और इसी डार्क मैटर को स्मिथ ने इंटरस्टेलर डस्ट नाम दिया था, और इसी के आधार पे आपकी थ्योरी जो है, यह हाइपोथेसिस है, उसका नाम पड़ा इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ठीक, इट एक मिनट हो जाइए। It may be pointed out that in the beginning the gaseous cloud and dust particle were not well arranged and stabilized, and hence these were revolving around the sun separately। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे जो गैस होते हैं वो स्टेबलाइज नहीं होते हैं, यानी वो चारों तरफ फैले हुए होते हैं, उनको एक जगह एकत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है, और किसी ओपन एरिया में वो एकत्रित हो ही नहीं सकते। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा है कि हमारे जो गैस पार्टिकल थे और जो आपके डस्ट पार्टिकल थे वो आपकी स्टेबलाइज नहीं थे, और वो मतलब चारों तरफ आपके सूर्य के सेपरेटली रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक, गैसेस बीइंग लेस इन वॉल्यूम वेयर मोर डीस्टेबलाइज्ड एंड लेस सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, while the dust particle being more in amount and quantity were more stabilized and systematically arranged। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गैस जो थे उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है और स्टेबलाइज भी नहीं होते वो बेसिकली आपके। वाइल द डस्ट पार्टिकल जो थे वो बेसिकली आपके सॉलिड फॉर्म में थे, तो वो आप क्या हुआ जब रिवॉल्व कर रहे थे तो ईजिली आपके जाके वो सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। ठीक, thus the dust particle after being combined and condensed were changed into flat disks which started revolving around the sun। It may be pointed out that the flat disks of captured dark matter started revolving around the sun under the combined impact of three types of movement। तो फिर स्मिथ ने कहा कि आपके जो डस्ट पार्टिकल बेसिकली थे जो कैप्चर हुए थे और जो रिवॉल्व करने लगे थे, तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे बाद में जाके जब धीरे धीरे ठंडे पड़े, कंडेंस हुए, तो वो बेसिकली एक डिस्क के शेप में आपके सूर्य के चारों तरफ बन गए थे। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि ये पूरे सूर्य के चारों तरफ एक डिस्क के शेप में बन गए हैं। ये एक कॉमन सी बात है, एक मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी एक पेंसिल है, ठीक, इसमें हम धागा बांध के और इस ऑब्जेक्ट को उसका अलग दूसरे धागे के छोर पे बांध देते हैं। जब हम इस पेंसिल को आप क्या मान लीजिए, सूर्य मान लीजिए, और इस धागा बंधा होगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए, और इस ऑब्जेक्ट को आप डार्क मैटर मान लीजिए। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं घुमाएंगे या रिवॉल्व और रोटेशन करेंगे, तो उसके साथ साथ ये भी जब उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, नहीं धागे की वजह से ये भी घूमेगी, और जब कॉन्टिन्यूस जब इसको हम घुमाते जाएंगे तो ये बेसिकली आपका जब ऊपर से आप देखोगे तो ये बेसिकली आपका एक डिस्क के शेप में आपको दिखेगी। तो वही होता है यहाँ पे, एक डिस्क के शेप आपका बन जाता है। ठीक, और ऐसा कहा गया था कि जो डिस्क का शेप बना था वो बेसिकली 3 कारणों द्वारा बना था। पहला था द रोटेशनल मोशन ऑफ द सन इटसेल्फ, यानी पेंसिल के घुमाव की वजह से जिसका सन माना था। दूसरा था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द डिस्क ऑफ द मैटर, यानी जो ग्रेविटेशनल खिंचाव था इस मैटर की वजह से, यानी जो पेंसिल जो धागा बेसिकली था उस तरह का आप एग्जाम्पल लेके सोच सकते हो। ठीक, अगर आपके पास इसको याद करने कोई बड़ी एग्जाम्पल हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बता दीजिएगा, जिससे बाकी लोग को भी मदद हो जाएगी। और तीसरा था आपका बेसिकली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डार्क मैटर ऑफ द डिस्क, यानी जो डिस्क थी, जो बेसिकली आपके जो मैटर थे उनके पास खुद की पहले से मूवमेंट थी। यानी ऐसे मान लीजिए धागा से लटका हुआ है, धागा आप इमेजिन कर लीजिए धागा से लटका हुआ है, और इसको हम ऐसे धक्का देते हैं तो ये पहले इस चारों तरफ घूमने लगेगी, बिना ऐसे वो रोटेट और मान लीजिए रोटेट किए और इसको रिवॉल्व किए, और जब हम इसको रोटेट और रिवॉल्व करेंगे तो इसकी रफ्तार जो होगी और बढ़ जाएगी और ये मोर स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक, तो वहीं बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्मिथ का कहना था सूर्य और उनके मैटर के बीच में कहानी थी। ठीक, thus under the combined effect of these 3 type of motion, each and every particle of dark matter of the universe started redistributing itself on the basis of mass, density, dimension as the existing amount of centrifugal force plus आपका centripetal force। ठीक, देखिए जब कोई चीज़ घूमती है तो उनके अंदर बेसिकली दो तरह की एक फोर्स काम करती है, एक का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली आपका क्या करती है, ये जनरेटेड ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ मैटर अराउंड द सन,
ये बेसिकली आपको करती क्या है कि पार्टिकल्स जो मतलब कोई अंदर इसके अंदर कोई पार्टिकल होंगे, मैटर होंगे, तो वो किसी चीज़ को दूर फेंकने का काम करती है सेंटर से, और वहीं आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो किसी चीज़ को सेंटर की तरफ खींचने का काम करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल के फोर्स के आधार पे सारे पार्टिकल थे वो अपने मास, डेंसिटी और डायमेंशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करने लगे। ठीक, तो हुआ क्या, दस द पार्टिकल हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिन पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगा बजाय उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के, वो तो जाहिर सी बात है बाहर चले जाएंगे, यानी वो क्या हुआ, वो डिस्क के एकदम बाउंड्री पे आ गए। और जिन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगा, वो आपके डिस्क के अंदर वाले बाउंड्री पे आ गए। ठीक, यहाँ पे वही दे रखा है, डिस्क अराउंड द सन वाइल द पार्टिकल हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेयर अट्रैक्टेड टुवर्ड द बैंड ऑफ द डिस्क नियर टू द सन। ठीक, द इंटेंस हीट ऑफ द सन डिस्पर्स्ड द गैसियस पार्टिकल टुवर्ड द मार्जिन ऑफ द डिस्क, यानी जो सन की बहुत गर्मी थी, इंटेंस हीट था, वो क्या करती है, आपकी जो गैसियस पार्टिकल थे उनको डिस्क के मार्जिन की तरफ भेज देती, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, जो कि बेसिकली का आयरन के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद हैवी मेटल, हैवी एलिमेंट बन जाता है। द इंटेंस हीट ऑल्सो फॉर्म्ड हैवी पार्टिकल विच रिमेन इन द इनर बैंड ऑफ द डिस्क। यानी होता क्या है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल की एग्जाम्पल ले लीजिए, तो यानी होता क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो हल्की चीज़ पर बहुत तेज काम करती है, हल्की चीज़ें जो होती है यानी बेसिकली गैस जो होती है आपके बाउंड्री पे आ जाती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है आपकी वो आपकी हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर ज़्यादा तेज काम करती है, तो नज़दीक आ जाते हैं आपके जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, तो फिर होता क्या है, द इंटेंस हीट ऑल्सो, यहाँ पर हम देख चुके थे, collision among the dust particle started the process of aggregation and accretion around the bigger particle which became the embryos of the future planet, but the gas particle could not condense as they could not be organized due to their continued motion। तो हुआ क्या, जब आपके पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल थे वो नज़दीक आके एक जगह पे घूमने लगे, यानी रिवॉल्व करने लगे सन के चारों तरफ, तो उनमें भी ग्रेविटेशनल पुल लगता है आपस में, यानी जो उनके बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो आप उसके आसपास के छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में कलेक्ट करके यानी एग्रीगेट करके और ग्रो करने लगते हैं, यानी एग्रीगेशन उनमें होने लगता है। यहाँ एग्रीगेशन का मतलब होता है मतलब आपस में जुड़ना, और एग्रीगेशन का मतलब है ग्रो करना, और वो ग्रो करके आपके एक एम्ब्रियो से काम करते हैं। एम्ब्रियो बेसिकली यहाँ पे एक बायो का आपका टर्म आ जाता है कि जब बच्चा आपका जब होता है पेट में, सबसे पहले एम्ब्रियो के फॉर्म में आता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके आपके बच्चे के शेप में आता है। तो वही यहाँ दिया है कि वो आपस में जुड़ के एम्ब्रियो से काम करते हैं फ्यूचर प्लैनेट के लिए। पर जो आपके गैस पार्टिकल होते हैं वो कंडेंस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं पाएंगे एक जगह, तो भैया कंडेंस कैसे होंगे, बिकॉज और क्योंकि जब मोशन में रहेंगे तो उनको तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कंडेंस करना, ऑर्गेनाइज करना एक जगह। ठीक, फिर हम आते हैं आगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज एम्ब्रियोज कैप्चर्ड मोर एंड मोर मैटर, और जैसे टाइम बीतता गया वो एम्ब्रियोज और मैटर कैप्चर करते गए, एंड थस ग्रू इन साइज टू बिकम एस्टेरॉयड, यानी पहले वो एम्ब्रियो बने, फिर एम्ब्रियो से आपके बेसिकली एस्टेरॉयड बने। और इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट एस्टेरॉयड्स वेर स्टिल इनसाइड द डिस्क एंड वेर रिवॉल्विंग इन द इवोल्यूशनरी डायरेक्शन ऑफ द डिस्क, यानी जो हमारा डिस्क था, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली, जो डिस्क था जिस तरह आपका सन उस रिवॉल्व कर रहा था उसी की तरह आपका डिस्क भी रिवॉल्व कर रहा था, यानी रिवॉल्व कर रहा था। ठीक, तो जब आपके एम्ब्रियो एस्टेरॉयड बन गए थे तब भी वो रिवॉल्व कर रहे थे जैसे जैसे आपका डिस्क रिवॉल्व कर रहा था। दीज एस्टेरॉयड फर्दर ग्रू इन साइज ड्यू टू कंटिन्यूअस एग्रीगेशन ऑफ नियर बाई मैटर अराउंड देम एंड थस दे बिकेम प्लैनेट्स, और यही एस्टेरॉयड आपके और बढ़ते जाते हैं, उनमें एग्रीगेशन होता जाता है, कलेक्शन, और उसके आसपास के मैटर जुड़ते जाते हैं और बाद में जाके आपके प्लैनेट के शेप ले लेते हैं। सम मैटर स्टिल रिमेन इन द डिस्क आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, और कुछ मैटर आपके उस डिस्क में ही रह जाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट के बनते समय, और यही मैटर आपके बाद में सैटेलाइट्स जो हमारे प्लैनेट के देखते हैं वो हो जाते हैं, जैसे कि हमारा मून हो गया। ठीक, फिर आता है आपका, it may be pointed out that since the lighter matter were pushed towards the margin of the disk and heavy matter were pushed towards the inner band of the disk,
द प्लैनेट फॉर्म्ड इन द इनर बैंड ऑफ द डिस्क वेयर ऑल्सो ऑफ हायर डेंसिटी देन द प्लैनेट ऑफ द आउटर बैंड ऑफ द डिस्क। जाहिर सी बात है, जब सॉलिड के जो होंगे उनकी डेंसिटी हायर होगी, या और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे उनकी डेंसिटी हाई होगी, जो लेस पार्टिकल होंगे गैसियस फॉर्म में होंगी उनकी डेंसिटी जो होगी बहुत ही लो होगी। ठीक, द प्लैनेट ऑफ द आउटर बैंड ऑफ द डिस्क वेयर ऑफ लो डेंसिटी बिकॉज दे वर फॉर्म बाय द फ्रीजिंग आउट प्रोसेस ऑफ द गैसियस मैटर। वो गैस के जो गैस मेटल थे उनके ठंडे होने की वजह से बने थे। हम जैसे जानते हैं गैस जो होते हैं वो दूर दूर तक फैले होते हैं, तो उनकी जाहिर सी बात है डेंसिटी कम होगी। ठीक, और दूर दूर फैले होते में ही वो फ्रीज होकर आपके सारे प्लैनेट बन जाते हैं। द redistributing of matter and averaging of the dynamic characteristic of the disk resulted in the placement of the planet according to well known Titus, यहाँ टाइटस बोर्ड दिया है, टाइटस बॉडी रूल बॉडी लॉ होगा आपका बेसिकली और प्लानिटरी डिस्टेंस जो कि आपका ये होता है। इसका आपको डिफिनेशन सिंपल दे रखा है, लास्ट में आपके बुक के अंदर दे रखा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका बेसिकली मतलब होता है टाइटस बॉडी रूल। अकॉर्डिंग टू टाइटस बॉडी रूल the distance of each planet from the sun is approximately twice that of next planet close to the sun। यानी अगर ये हमारा सन हो गया और ये हमारा प्लैनेट ए हो गया, ये हमारा प्लैनेट बी हो गया, अगर इनके बीच की दूरी अगर आपकी x होती है तो इनके बीच की ये यहाँ से और यहाँ तक की सन के बीच की दूरी आपकी वही दुगनी हो जाएगी। सिंपल ये आपका टाइटस बोर्ड रूल यही कहता है, टाइटस बॉडी रूल यही कहता है। ठीक, और 1 मिनट इंतज़ार करिए, 1 मिनट क्या, ठीक, यहाँ तो हम हो गए थे। जहाँ पे आपका जैसा कि यहाँ देख सकते हैं जी हाँ, d इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.3 इंटू जेड पावर n। तो यहाँ उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ d का मतलब हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और n का मतलब आपका कोएफिशिएंट हो गया, और द वैल्यू ऑफ विच फॉर ईच प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल मरकरी इंफिनिटी, वीनस 0, अर्थ 1, मार्स 2। ठीक, अब आता है आपका इवेल्यूशन का टाइम। यहाँ तक ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। ये लास्ट लाइन जो दे रखी है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। ठीक, ये आपस में ही बहुत ही कंफ्यूजिंग है। फिर आता है आपका इवेल्यूएशन। द आउटस्टैंडिंग मेरिट ऑफ द इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओटो स्मिथ इज दैट इट सॉल्व्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलर सिस्टम। यानी ये लगभग कई प्रॉब्लम हमारे सोलर सिस्टम के और अर्थ के जो थे वो सॉल्व हद तक बताता है, कि सॉल्व करता है, कि उनका ओरिजिन का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो बताता है। पहला था कि नियर सर्कुलर एंड सिमिलर प्लैनेट प्लेन्स ऑफ ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, यानी नियर सर्कुलर एंड मतलब आपके जो प्लैनेट हैं वो बेसिकली जो सोलर सिस्टम को हम देखते हैं तो एक सर्कुलर के शेप में आपको दिखते हैं, और सिमिलर प्लेन्स ऑफ ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, यानी जब वो, जैसा कि हम जानते हैं जब आपका जो डार्क मैटर कैप्चर होते फ्लैट, जैसा कि मैंने बताया था फ्लैट डिस्क में हुए थे, यानी एक समान प्लेन में हुए थे। तो वहीं दे रखा है कि जैसा कि आज प्रेजेंट टाइम में देखते हैं हमारे जो सारे प्लैनेट है वो एक सेम प्लेन में होते हैं, तो वही दे रखा है यहाँ पे भी। दूसरा था आपका रिवॉल्यूशन इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सन क्लोजली मैचिंग विद द ऑर्बिटल प्लेन्स ऑफ द प्लैनेट। जाहिर सी बात है जब डार्क मैटर उसे कैप्चर हुए थे और उसी के तरह उसी के आधार पर रिवॉल्व कर रहे थे, उसी की स्पीड से रिवॉल्व कर रहे थे, तो उनका जो सन का और प्लैनेट का रिवॉल्यूशन का स्पीड होगा वो लगभग आपका मिलता जुलता होगा। ठीक, यहीं पे आपका यही दे रखा था। ठीक, फिर था आपका प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑन द बेसिस ऑफ वेल फाउंडेड लॉ। तो जाहिर सी बात है जो आपके सारे हैवी प्लैनेट होंगे उनकी ऐसे लाइन से साइज घटती जाती होगी, गैस के थोड़े कम होंगी, फिर आपके जो सबसे नज़दीकी प्लैनेट होंगे उनका क्या बोलते हैं साइज ज़्यादा हैवी होगा। ठीक, हाई डेंसिटी प्लैनेट इन द आउटर सर्कल ऑफ द सोलर सिस्टम, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और प्लस आपका लार्ज एंड हाई डेंसिटी प्लैनेट, ठीक, प्लस आपका लार्ज एंड पेक्युलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम among the planet of solar system, large और पेक्युलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम among the planet of solar system। जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि जब आपके जो डार्क मैटर थे उनके अंदर खुद की एंगुलर मोमेंटम थी, और जब सन से जुड़े थे उनकी एंगुलर मोमेंटम की जो स्पीड थी वो और बढ़ गई थी और लार्ज हो गई थी, तो वही यहाँ पे दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द करेंट कॉस्मोजोनिक आइडिया देयर आर फ्यू डिस्प्यूटेबल पॉइंट इन द इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ स्मिथ। इतने पॉइंट सही होने के बाद भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट थे जो अभी भी सही नहीं बैठे थे, और वो पॉइंट है आपकी ये
नीचे दे रखे हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्रिमिटिव सन वॉज इनकेपेबल ऑफ कैप्चरिंग डार्क मैटर scattered in the universe. Calculations show that only the binary star system can capture the dark matter. क्या सिंपली आपको दे रखा है कि साइंटिस्ट ने बाद में अपने कैलकुलेट किया डार्क मैटर के बारे में रिसर्च किए, तो उनका ये कहना था कि जो सन है वो बेसिकली आपका इनकैपेबल, जो जिस सन के बारे में इस थ्योरी में बताया गया है वो सन आपका इनकैपेबल था डार्क मैटर कैप्चर को करने वाले में। ओनली वो सन आपका जो कैपेबल था जो हमने बाइनरी स्टार सिस्टम में बताया था, ठीक, कैन कैप्चर डार्क मैटर। अब भैया उनकी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन क्या थी, रिसर्च की क्या थी, उससे हमको नहीं मतलब है और यहाँ पे दे भी नहीं रखा है, ठीक। हमें बस इसका क्या, इसमें गलतियाँ क्या थी बस वही लिखनी है और वही जाननी भी है। अकॉर्डिंग टू सम एस्ट्रोफिजिस्ट, मेटेरॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड वेर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक मिनट रुक जाइए, as a result of the disintegration of some planet and not the planets were formed out of meteoroids and asteroid। तो ऐसा कहा गया है कि जो एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड हमारे होते हैं वो फॉर्म हुए बेसिकली डिसइंटीग्रेशन ऑफ सम प्लैनेट की वजह से, यानी जो प्लैनेट पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाए उनकी वजह वो हमारे एस्ट्रॉयड बन गए, और ना कि हमारा जो प्लैनेट है वो बेसिकली एस्ट्रॉयड्स और मेटेरॉइड से बने, ठीक। फिर तीसरा था टिल नाउ no trace of remains of dark matter could be discovered either in archaeological drilling on the earth's surface or any planet। और अभी तक इस डार्क मैटर के कोई भी ट्रेस हमारे पृथ्वी पे नहीं मिले हैं, ठीक। तो और ये आपका नीचे का एक रिसेंट थ्योरी दे रखा था, इसको आप बुक से पढ़ लेना क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं दी है, बस यहाँ पे आपका थ्योरीज जितने भी और थ्योरी जो हुई रिसेंट में हुई थी उनका नाम दे रखा है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी बताऊंगा। इस बुक से तो मैं नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, फिर थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इस बुक में आपका बिग बैंग थ्योरी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, ठीक। तो बस इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।